एक दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है और मैंने वो इच्छा शक्ति दिखाई है और यही कारण है कि आज इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पहले इसी सरकार के कार्यकाल में 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और उसे सजा भी मिली है। ऋषभ। हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले में चूंकि ये खुद वादी थे तो जाहिर सी बात है कि वादी को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का काम होता है, कोर्ट में गवाह को पेश करना है, सबूतों को वहां पेश करना, मजबूत जिरह करना है, पैरवी करना, ये सरकार के फ्रंट से होता है, जो असर बीते कुछ सालों में दिखाई भी दे रहा है। और ऐसा नहीं है, जिन गैंगस्टर एक्ट के मामलों में सजा हुई है वहां पर कोई वादी नहीं होता है। गैंगस्टर एक्ट के मामलों में सरकार यानी कि पुलिस ही वादी होती है। तो पुलिस, ऐसा नहीं कि गैंगस्टर एक्ट के ये मामले अभी के हैं। गैंगस्टर एक्ट का एक मामला उसके ऊपर 1996 में दर्ज था, 1999 में दर्ज हुआ, सन 2000 में दर्ज हुआ, सन 2002 में हुआ। लेकिन उसमें भी पुलिस चूंकि उसमें वादी थी, लिहाजा मजबूती से पैरवी नहीं की गई। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के इन्हीं मामलों में योगी सरकार आने के बाद, चूंकि वादी इसमें पुलिस ही होती, उसने मजबूत पैरवी की और गैंगस्टर एक्ट के 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा भी दिलवाई जा चुकी है। एक मामला लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी को धमकाने का था, उसमें मजबूत पैरवी की गई, चूंकि उसमें जेलर साहब ही वादी थे, तो उसमें 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को दिलाई गई। तो जहां पर सरकार वादी थी, सरकार के लोग वादी थे, जहां पर पुलिस वादी थी या जहां पर जेलर साहब वादी थे, सुप्रिंटेंडेंट साहब वादी थे, वहां पर भी मजबूत पैरवी की गई है। और अवधेश राय हत्याकांड की अगर हम बात कर ले, चूंकि वादी इसमें उन्हीं के भाई थे, तो जाहिर सी बात है कोर्ट में उनको तो मजबूती से खड़ा ही होना पड़ेगा, चूंकि वो चश्मदीद गवाह भी थे और वादी भी थे। लेकिन पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया होती है, चार्जशीट लगाने से लेकर के कोर्ट में ट्रायल के दौरान की जो प्रक्रिया होती है, जहां पर विटनेस को प्रोटेक्शन देने की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके तहत विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत इन लोगों को सुरक्षा दी जाती है, मजबूत पैरवी की जाती है। जो तारीख होती है वो तारीख में यह सुनिश्चित कराया जाता है कि जो विवेचक है वो भी पहुंचे, जो गवाह हैं वो भी पहुंचे। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है, मशक्कत का काम होता है, और तभी 32 साल लगे कि आज मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। तो अजय राय एक प्राइवेट पर्सन थे, वो मजबूती से खड़े हुए, लिहाजा इसमें सजा हुई। बाकी अन्य मामले ऐसे भी हैं जहां पर पुलिस वादी थी या जहां पर सुप्रिंटेंडेंट साहब वादी थे, उसमें भी सजा हुई है। और ये ऋषभ, ये मामला इसलिए भी और ज्यादा अलग हो जाता है कि इस मामले में केस डायरी तक गायब कर दी गई थी। भले अजय राय एक मुख्य गवाह के तौर पर डटे रहे, लेकिन इस पूरे केस को एक प्रकार से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई कि इसके सारे साक्ष्य मिटा दिए जाएं, केस डायरी गायब कर दी जाए ताकि मामला अंजाम तक पहुंचने ही ना पाए। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि यह केस अपने आप में एक नजीर है। जी हाँ बिल्कुल, ये केस अपने आप में नज़ीर है। इसके एक जो आरोपी थे राकेश न्यायिक, वो हाई कोर्ट चले गए थे कि जब कोर्ट में इसकी मामला चल रहा था, उस दौरान कोर्ट के बाहर एक ब्लास्ट होता है तो वो अपनी पत्रावली अलग करा लेते हैं। फिर इसी दौरान पता चलता है कि केस डायरी ही गायब हो गई है, मूल पत्रावली गायब हो गई है। फिर उसकी फोटो स्टेट पुलिस के पास थी, उस फोटो स्टेट को पेश किया गया कोर्ट में। फिर उसके ऊपर जिरह की गई कि क्या फोटो स्टेट के बल पर किसी केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तब फोटो स्टेट कॉपी के बल पे ये पूरा केस आगे बढ़ा है। तो ये देश के लिए नजीर है कि हाँ, अगर इच्छा शक्ति की जरूरत है तो, जिसको कह रहा था मैं पहले भी कह रहा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कि कानून के पास तमाम प्रावधान हैं, और जहां पे प्रावधान भी नहीं होते तो वहां जज का भी विवेकाधिकार होता है, वो उससे फैसला ले सकते हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है ठीक है, बहुत दृढ़ता से अदालत के दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं, अगर एक लाइन में कहें तो ये भी कहा जा सकता है ऋषभ। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारियां दर्शकों के साथ वो साझा करते हैं। तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ है। मुख्तार अंसारी को 2 केस में अलग अलग सजा सुनाई गई है। एक केस में 3 साल की सजा और दूसरे केस में उम्र कैद की सजा हुई है। वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार को सजा सुनाई गई। 3 अगस्त 1991 का यह मामला है, जब दिन दहाड़े अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी जज के सामने पेश हुआ। उसने अपनी तरफ से दलील दी। पहले उसने कहा कि वो बेगुनाह है, वो निर्दोष है, बेकसूर है, और बाद में जब ये तय हो गया कि वो दोषी है, उसे सजा सुनाई ही जाएगी, तब उसने अपनी दलील में कहा कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उसे बहुत ज्यादा सजा ना सुनाई जाए। हालांकि 302 के तहत उसको दोषी माना गया था, तो मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जज की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 1,20,000 रुपए का जुर्माना 2 मामलों में उसके ऊपर लगाया गया।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। अभी अजय राय का रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि ये मेरे मनोबल, मेरे तपोवन की जीत है। जिस तरीके से हम डटे रहे, हम डरे नहीं, और यही कारण है कि आज मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम लोगों की तरफ से ये रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, खासतौर से बीजेपी नेताओं की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए कि एक मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत पैरवी का नतीजा है कि आज मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में सजा हुई है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हम अपराधियों का निर्मूलन करें और जो अपराधी जो अपराध करके जेल में है उनको सजा दिलाएं। इसी में आप देखेंगे लगातार बड़े बड़े माफियाओं जिनको तमाम पुरानी सरकारों ने पाला पोसा, उनको संरक्षण दिया, अब सजा हो रही है। इसके पहले भी आपने देखा था अतीक अहमद को भी आजीवन कारावास सजा हुई है। विजय मिश्रा एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो कि एमएलए भी रहे, उनको सजा हुई है। मुख्तार अंसारी को भी 4 मुकदमों सजा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है। निश्चित बात है कि आज अवधेश राय जी के परिवार को न्याय मिला है। उनके जो पैरोकार रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि उन्होंने डट के जो है मुकाबला किया है। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होते हुए जो मजबूत पैरवी सरकार ने करी है, और सरकार ने उनके सारे एस्केप रूट बंद कर दिए थे। आपने देखा होगा कि पहले इसी मुख्तार अंसारी के लिए जेल के अंदर मछली खाने के लिए तालाब खुदवा जाते थे। इसी मुख्तार अंसारी की जब एलएमजी पकड़ी जाती है तो एक डिप्टी एसपी को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, जो कि मुख्तार अंसारी का नाम उसने कैसे रख दिया। इस तरह के हम लोग किस्से देखे थे, और हमने ये भी देखा कि मुख्तार अंसारी की गति की है कि सांप छुंदर जैसी गति थी योगी आदित्यनाथ जी ने आने के बाद से, कि वो व्हील चेयर पे बैठ गया था और पंजाब की जेल भाग गया था। कांग्रेस के लोग उसको वहां पर जो है बचा रहे थे, 2 साल तक उसको दामाद तरह सेवा करी है। सुप्रीम कोर्ट से लड़कर के हमको लाना पड़ा। तो आज उसकी परिणति आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी हैं। इनको मालूम है कि कानून से लड़ नहीं सकते। गवाहों को मार दिया जाता था। आपने देखा कृष्ण राय के हत्याकांड में 7 लोग मारे गए थे, एक भी गवाह उससे प्रस्तुत नहीं हो पाया, गवाहों के मर्डर हो गए और ये बाइज्जत बरी हो गया उसमें। तो इस तरह के अपराधियों में इसको सजा मिलना ये कानून के लिए एक बड़ा नजीर साबित होगा। और मैं तो कहूंगा कि राज्य सरकार को उसमें अपील करके उसको फांसी दिलानी चाहिए माननीय उच्च न्यायालय में। ठीक है प्रेम प्रकाश जी, बीते 32 सालों में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 5 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है, और 2017 के बाद ही सरकार के प्रयासों से उसको पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश भी लाया जा सका है। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? वो मुख्तार अंसारी जो गवाहों को किडनैप कर लिया करता था, गवाह गायब हो जाया करते थे, गवाह मुकर जाया करते थे, आज वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? माफियाओं का एक बड़ा तंत्र है जिसमें कई प्रकार के लोग इनको हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा पंजाब के मामले में एम्बुलेंस, नकली एम्बुलेंस ड्राइवर, उसके बाद केस कायम होना, और किसी भी तरीके से इन्होंने सपोर्ट लेकर वहां पंजाब में बने हुए थे। पंजाब से जब जेल से लाया गया बांदा जेल में, तो उस ऑपरेशन का इंचार्ज मुझे बनाया गया था। उसमें भी वहां पूरी आशंका थी कि इनको छुड़ाया जा सकता है। बदमाशों का पूरा नेटवर्क, आसपास किराए पर इन्होंने घर ले लिए, वहां पर काफी लोगों की वहां पर जब चेकिंग की गई, दबाव बनाया गया, तब यह संभव हो पाया कि वहां किसी भी प्रकार से ये गवाहों को डरा धमका ना पाए। और इन्होंने जब ये पैरवी अच्छी करनी शुरू की सभी केसेस में, एमपी एमएलए कोर्ट में भी ये पूरे लॉयर्स की पूरी फौज लेकर अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर उसको बढ़ाते रहते थे ताकि डेट एक्सटेंड होती चली जाए। और इसमें पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इन्होंने जो है विरोध किया था, लेकिन बाद में स्वयं ही अपनी सुरक्षा का कारण दर्शाते हुए फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही इन्होंने अपने ये केस की जितनी भी डेट्स थी उनको अटेंड किया। तो ये प्रभावी पैरवी का परिणाम है, और इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विल है वो भी नजर आती है, क्योंकि इसमें लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग होती थी कि इन केसेस में जितने भी ये माफिया हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उन पर शिकंजा कसा जाए। और उसी का परिणाम हुआ कि आज ये 32 वर्ष बाद ये इस तरह की सजा हुई है। 91 का केस, समय जरूर लगा, लेकिन इसकी परिणति एक नजीर के रूप में पेश की जाएगी। सही बात है, सही बात है। कोई भी माफिया हो वो नियति तक पहुंचेगा, और मुख्तार अंसारी अपनी नियति तक पहुंच रहा है। उसे आज इस मामले में 32 साल के बाद आखिरकार उम्र कैद की सजा हुई है। उपेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, देखिए आज पूर्वांचल के लोगों के लिए माफिया मुख्तार अंसारी या फिर अफजाल अंसारी ने अतीत में जो कुछ किया वो एक किस्सा हो सकता है, लेकिन अतीत में सब कुछ एक घटनाक्रम था।
उस दौरान जिन लोगों ने इनकी हनक को, इनकी दबंगई को, इनके माफिया राज को करीब से देखा, ऐसे तमाम लोगों से आप मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। अगर हम अजय राय का ही एग्जाम्पल दें तो उन्होंने तो सब कुछ घटित होते हुए देखा था, वो चश्मदीद गवाह थे। क्या बताते हैं 32 साल पहले इनके माफिया राज को लेकर, इनकी हनक को लेकर? देखिए, वो डे लाइट का मर्डर था, यानी कि दिन दहाड़े। लहुरा बीर, अगर जो भी काशी को जानता होगा, बनारस को जानता होगा, वो जानता होगा कि लहुरा बीर 24 घंटे जागने वाला इलाका है। हमेशा हलचल रहती है, बड़े कारोबारी वहाँ पर हैं, बड़े जिसे कह सकते हैं कि कारोबारी वहाँ रहते हैं, दुकानें हैं। तो उसमें दिन दहाड़े ये मर्डर हुआ था और एक गोली नहीं मारी गई थी, ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई थी। और तो आप सोचिए कि इस ब्रूटल मर्डर में भी 32 साल लग गए, वो सिर्फ इसलिए कि मुख्तार अंसारी इसमें आरोपी थे। उस वक्त अब्दुल, पूर्व विधायक अब्दुल, वो विधायक इस पे जो है आरोपी थे। और ये कितनी बड़ी बात थी कि इस पूरे मुकदमे में जब ये ट्रायल के लिए बनारस के एमपी एमएलए कोर्ट में आया, उससे पहले ही इसकी मूल कॉपी ही गायब हो गई। तो आप ये समझिए, उसके बाद ये तमाम सारे सवाल खड़े हुए कि क्या फोटोकॉपी पे पूरा मुकदमा लड़ा जाएगा। कानूनी सलाह ली गई। इसके बाद बचाव पक्ष यानी कि मुख्तार की ओर से इसको लेकर उनके वकीलों ने प्रार्थना पत्र भी दिया, यानी कि पूरी तरीके से कोशिश की गई। लंबी चौड़ी वकीलों की फौज थी। जो मुख्तार के लिए वकील खड़े थे वो भी बहुत नामचीन वकील थे। लेकिन 32 साल बाद जब फैसला आया तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खुद अजय राय बताते हैं कि कैसे उनके परिवार को धमकाया गया, उनके माता पिताजी सदमे में खत्म हो गए, उनकी भाई की जो बिटिया थी उसने कितनी पीड़ा झेली। तो आप समझिए कि जब अजय राय जैसा परिवार, जो कि खुद सियासी कद का परिवार था, बड़ा सियासी कद था, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तो इतने बड़े कद के इंसान को मुख्तार से अपने भाई का इंसाफ पाने के लिए 32 साल लग गए। तो आप सोचिए ऐसे अनगिनत किस्से होंगे, कितने जो है अनसुनी कहानियां होंगी जिनको उनका अंजाम ही नहीं मिला होगा। ऐसी कितने ही जिसे कह सकते हैं कि वारदात हुई होंगी जिस पर किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी होगी। लेकिन एक नजीर इस केस ने जरूर दी कि अगर आप लगातार न्यायालय पर भरोसा रखें और शासन, देखिए भले ही पॉलिटिकल लाइन की मजबूरी हो और इस पॉलिटिकल लाइन पर अजय राय ना बोल पा रहे हो, लेकिन बनारस के लोग जरूर ये कह रहे हैं कि अगर आपके प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा तो गवाहों की गवाही होगी, विवेचक की गवाही होगी, पुलिस की अपनी गवाही होगी, दलीलें होंगी और कानून के आधार पर मुकदमा जब लड़ा जाता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। सही बात। लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। अजय राय सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। ऋषभ, अगर मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक की बात करें, अशरफ की बात करें, अफजाल अंसारी की बात करें, रॉबिनहुड की एक छवि रखा करते थे ये लोग। अब पहले अदालतों में पेशी के लिए आया करते थे तो हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, और आज ये व्हीलचेयर पर आ रहे हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं, तो जज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कम से कम सजा दी जाए। ये बदला है 2017 के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2017 के बाद से बदलाव हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा वर्ग है जो इनको हीरो के तौर पर देखता है, ये रॉबिनहुड जैसी अपनी छवि बना लेते हैं। क्योंकि हर आम आदमी को इंसाफ चाहिए और तुरंत चाहिए। तुरंत इंसाफ जब कोर्ट के जरिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तब ऐसे माफियाओं की शरण में लोग जाते हैं और अपने किसी छोटे मोटे फायदे के लिए एक पक्ष का ये फायदा करवा देते हैं, दूसरे का नुकसान करवा देते हैं। जिसका फायदा करवाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो उनको रॉबिनहुड मानने लगता है। तमाम युवाओं को अपराध की दुनिया में ढकेल देते हैं, लेकिन मैसेज ये दिया जाता है कि उनको काम दे दिया गया, कारोबार दे दिया गया, चाहे वो अपराध कर रहे हैं या शूटर बन गए हैं, कहीं गैंगस्टर माफिया बन गए हैं। तो एक वर्ग इनको रॉबिनहुड मानने लगता है, जो कि फॉल्स इमेज होती है। 2017 के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के अधीन है, वो खुद गृह मंत्री भी हैं। पहली सरकार में लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक थे जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, और अभी ये योगी सरकार पार्ट 2 है, इसमें गृह मंत्री भी योगी हैं और कानून मंत्री भी योगी हैं। तो जब गृह और कानून जैसे मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास होते हैं और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जैसा होता है तो उसका असर डाउन द लाइन दिखाई देता है। देखिए, आमतौर पर गवाह वही होते। जी, अपनी बात पूरी करिए आप।
जी, तो मैं यही कह रहा था कि गवाह वही होते हैं, सबूत वही होते हैं, कोर्ट कचहरी वही होती है, लेकिन यहीं पर शासन सरकार की विल पावर दिखाई देती है, उस मंत्रालय की विल पावर दिखाई देती है जब गृह और कानून जैसे मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ के पास है। विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाती है, लगातार रिव्यू किया जाता है। मैं खुद पूरे स्टेट का क्राइम देखता हूं और मैं देखता हूं किस तरह से, चाहे वो 2017 से उत्तर प्रदेश के जितने भी डीजीपी रहे हो, जितने भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, इन लोगों से रिव्यू किया जाता है। हर महीने पूछा जाता है कि जो चिन्हित माफिया हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई, कितने मामलों में उनको सजा हुई, कितनी उनकी गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति सीज गई, जवाबदेही कब्जा किया, जवाबदेही तय की जाती है, जवाब देना पड़ता है, इस वजह से भी मामले अंजाम तक पहुंच पाते हैं। आलोक अवस्थी जी, अगर एक लाइन में कहें इस पूरे मामले को, तो पहले अपराधियों को संरक्षण मिला करता था, सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, और आज की सत्ता सजा दिलवा रही है। देखिए, यह सत्य है और कि 30-30 साल, 40-40 साल पहले के मुकदमे में सजा क्यों नहीं हो पाई? कारण यही था कि लचर उनकी पैरवी, सरकार का संरक्षण इन अपराधियों को, जिसकी वजह से इन लोगों को सजा नहीं दिला सकती थी। इनका पूरा नेटवर्क था, पूरा एक गैंग था, उसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे, इनके साथ सत्ताधारी शामिल रहे, जिन्होंने मौके पर इनकी पैरवी नहीं करी। और मैं तो भगवान को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई, योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री को जो के हाथ में जो बागडोर सौंपी, और उन्होंने इन अपराधियों का समूल नाश करने की कसम खाई थी। आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई हुई है, उनके तमाम आर्थिक स्रोतों को तोड़ दिया गया। सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद जो है, जो इनके जहां से फलते फूलते थे, टेंडर लेते थे, टेंडर की बूथ कैचरिंग करते थे, वहां पे ई टेंडरिंग लागू करके इनकी सबसे पहले कमर तोड़ी। उसके बाद से लगातार क्रैकडाउन ऑपरेशन पुलिस ने किए, जिसमें कई कुख्यात अपराधी मारे भी गए, कई घायल भी हुए, कई जेल के अंदर हैं, तमाम हजारों करोड़ संपत्ति जब्त करी है। इनके हौसलों को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि इन लोगों ने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया है, कई परिवारों को आंसुओं से डुबोया है, कई लोगों को बिल्कुल उन्होंने, जो संपन्न परिवार थे उनको आज गरीबी की रेखा के नीचे ले आए, क्योंकि उनकी जमीन, मकान, गरीब सब जगह उन्होंने कब्जा किया था। आज उन सबका हिसाब हो रहा है, और मेरा तो यही कहना है कि भगवान का यही कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और यह आज साहब ने सिद्ध किया है न्यायालय ने कि उनको सजा दे करके एक नजीर प्रस्तुत किया है कि इतने बड़े अपराधियों को, जो एक समय में सत्ता के रोल मॉडल हुआ करते थे, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए जिनको पाला पोसा जाता था, आज उनको सजा सुनाई गई है। और यह आगे आने वाले उन अपराधियों के लिए भी सबक होगा जो अपराध करने की सोच भी रहे हैं, उनको अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए कि उनका आगे हासिल क्या होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी रुकने वाले नहीं हैं, लगातार इस तरह के जो बड़े अपराधी हैं उनको सूचीबद्ध करके हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी जो सजाएं बाकी है, जो मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। ठीक है प्रेम प्रकाश जी, देखिए आज भले विपक्ष की एक मजबूरी है कि वो ये कहे कि जो कुछ हो रहा है न्यायपालिका की तरफ से हो रहा है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये माफिया, ये दबंग, ये अपराधी जिसकी सरकार हुआ करती थी उसी पार्टी के हो जाया करते थे, बारी बारी से सभी पार्टी में घूमकर आया करते थे। क्या ये भी एक दबाव होता है पुलिस के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर, कि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ये जैसे चाहेंगे वैसे केस को मोड़ देंगे, जब चाहेंगे केस डायरी गायब कर देंगे, जब चाहेंगे गवाह को गायब कर देंगे, लेकिन आज पुलिस में भरोसा है कि नहीं, अब ये सब कुछ ये नहीं कर पाएंगे। आज मजबूती के साथ इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो रही है, मजबूती के साथ पैरवी भी हो रही है, और उसके बाद फैसला भी आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पहले इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, अस्थिर सरकारें रहीं। उस दौर में इनको काफी लाभ मिला इसका, क्योंकि जहां भी अस्थिर सरकार होगी तो वहां ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या अन्य पार्टी के तौर पर या किसी भी पार्टी, इनके द्वारा कई बार पार्टी बदली गई, तो जब भी सत्ताधारी दल होता था उसी के साथ ये लोग मिल जाते थे। अब वहां पर किसी भी एसएसपी के लिए, किसी भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए ये बहुत ही दुविधापूर्ण कार्य हो जाता है कि वो किस तरीके से प्रभावी पैरवी करें, और वहीं पर इनको लाभ मिलता है उसमें। तो रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग रहे। रूल ऑफ लॉ जब बना रहेगा तो सब लोग फिर गवाह भी सामने आते हैं और न्यायालय भी अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। तो ये फर्क पड़ा है। अब जब स्थिर सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी का भी स्थिर कार्यकाल है, और उसके बाद में डायरेक्ट जो मॉनिटरिंग होती है टॉप लेवल से, तो इसका एक असर देखने में आ रहा है। और यही नहीं, आप देखिए कि सभी प्रदेश के जितने भी माफिया हैं
वो कहीं ना कहीं उनके जो केसेस हैं वो लगभग डिसाइड होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जहां पहले कोई शायद ही कोई केस सजा हो पाता था, चाहे वो अतीक का मामला रहा हो या अब ये मुख्तार अंसारी का है, और भी बहुत सारे जो वेस्टर्न यूपी के माफिया हैं, सेंट्रल यूपी। कुल मिलाकर अपराध किया करते थे अपराधी और उसके बाद ये जेल भी चले जाते थे, तो इनको इस बात का भरोसा और यकीन होता था कि हमारी सत्ता तो बाहर बरकरार है, जेल से बाहर निकलेंगे उसी तरीके से अपनी सत्ता का संचालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया है मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आज लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं मुख्तार अंसारी को सजा होने के बाद। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट जिसमें उन्होंने सजा के बाद इन तमाम बातों का जिक्र किया है। एक बार हम आपको बताते हैं कि उनके ट्वीट में क्या लिखा है। सपा सरकार जिन्हें संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है, ये बदला है। मुख्तार अंसारी को सजा का स्वागत करता हूं। और आगे उन्होंने लिखा है कि सपा सरकार जिन्हें संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है। ये ट्वीट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का।